आज हम बात करेंगे डायनेमिक्स के यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 3। 7.2 को कंप्लीट कर दिया था। 7.3 में क्या है कि 7.3 में दीर्घवृत्त से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। दीर्घवृत्त का बहुत ज़्यादा यूज किया जाएगा इसमें, और यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि ग्रहों की गति के लिए केपलर के नियम। केपलर कोई वैज्ञानिक था, इसने क्या किया, सूर्य और ग्रहों के बीच में जो गति होती है, यानी कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उस पर ऑब्जर्वेशन करके केपलर ने कितने नियम डिसाइड किए थे, कितने नियम, 3 नियम दिए थे इसने। केपलर ने कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। ठीक है, 3 नियमों को हम बाद में देखेंगे क्या नियम दिए थे, ये भी नियम पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो 3 नियमों को हम बाद में देखेंगे। उससे पहले जो चीज़ हमें काम में आएगी उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दीर्घवृत्त का बहुत ज़्यादा यूज किया गया है। तो हम सबसे पहले हम दीर्घवृत्त के बारे में देख लेते हैं। दीर्घवृत्त के बारे में इधर देख लेते हैं, दीर्घवृत्त के बारे में, इसको बाद में लिखेंगे, पहले दीर्घवृत्त समझ लेते हैं पहले कि दीर्घवृत्त में क्या होता है क्या नहीं होता है। दीर्घवृत्त हमें पता है किस प्रकार का होता है, अंडाकार शेप में होता है ये। इसको बोला जाता है वाई एक्सिस, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है एक्स डैश, इसको वाई डैश। ये होता है मूल बिंदु। ठीक है, दीर्घवृत्त में क्या होता है कि दीर्घवृत्त में 2 फोकी होती हैं। फोकी मतलब नाभि, इसको बोलते हैं S1 नाभि, इसको S2 नाभि। इस S1 के निर्देशांक होते हैं AE, 0, जहाँ पर E क्या होती है, उत्केंद्रता होती है, AE क्या होती है, उत्केंद्रता होती है, और इसके निर्देशांक होंगे -AE, 0, -AE, 0। और इस पॉइंट को नाम देते हैं A, इस पॉइंट को नाम देते हैं A डैश। इस A पॉइंट के निर्देशांक होंगे A, 0, और इस A डैश पॉइंट के निर्देशांक होंगे -A, 0, -A, 0। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी A, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी A, टोटल मिला के कितनी 2A, टोटल मिला के 2A। इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ B, इसके निर्देशांक 0, B, और इसके निर्देशांक कितनी हो जाएगी, इसको दे देता हूँ B डैश, और इसके निर्देशांक हो जाएगा 0, माइनस का B, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी, स्मॉल b। ये होता है दीर्घवृत्त। क्या होता है, दीर्घवृत्त। ठीक है, इस एक्सिस को, जो एक्स अक्ष है ना, इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस। क्या बोला जाता है, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, यानी कि बोलूँ तो दीर्घ अक्ष। क्या बोला जाता है इसको, दीर्घ अक्ष। और जो ये वाली एक्सिस होती है इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। क्या बोला जाता है, माइनर एक्सिस। अगर इसको हिंदी मीनिंग लिखना चाहूँ तो क्या होता है इसका, लघु अक्ष। क्या बोलते हैं इसके, लघु अक्ष। और जो ये पॉइंट होते हैं ना, ये A और A डैश, इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोला जाता है इसको, शीर्ष। और ये हमेशा किस अक्ष पर होते हैं, दीर्घ अक्ष पर ही विद्यमान होते हैं। शीर्ष हमेशा कहाँ, किस अक्ष पर विद्यमान होते हैं, दीर्घ अक्ष पर ही विद्यमान होते हैं। इसलिए इस A और A पॉइंट को क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। तो ये होता है। और 2 नाभियाँ होती हैं, 2 नाभियाँ होती हैं जिसके निर्देशांक AE, 0, और इसका निर्देशांक -AE, 0। ठीक है, ये दीर्घवृत्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, लिखना चाहो तो लिख लेना। और ये जो अक्ष होती है इसको बोलते हैं लघु अक्ष, जो कि क्या होती है, मूल बिंदु से तो होकर जाती है, और दीर्घ अक्ष के कहाँ होती है, लंबवत होती है। मूल बिंदु से होकर जाती है और दीर्घ अक्ष के कहाँ पर होती है, लंबवत होती है। दीर्घ अक्ष कौन सी है भाई, एक्स एक्सिस, इसके तो लंबवत है ये। ठीक है, यानी कि दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी होती है, दीर्घ अक्ष की लंबाई लिखना चाहूँ तो दीर्घ अक्ष की लंबाई, पूरी की पूरी अक्ष को क्या कह रहे हैं हम, दीर्घ अक्ष बोल रहे हैं इसको। तो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं तो A ये और A ये, टोटल कितनी हो गई, 2A हो गई। कितनी हो गई, 2A हो गई। ठीक है, अगर मैं आधी दीर्घ अक्ष की बात करूँ, अर्ध दीर्घ अक्ष की बात करूँ, अर्ध दीर्घ अक्ष तो कितनी हो जाएगी, यहाँ O बिंदु से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, A होगी। उसको बोलेंगे हम अर्ध दीर्घ अक्ष। ठीक है, क्या बोलेंगे, अर्ध दीर्घ अक्ष। और लघु अक्ष की लंबाई बोलूँ तो लघु अक्ष की लंबाई कितनी होगी, 2B होगी। कितनी होगी, 2B होगी। ठीक है, और हमारे शीर्ष कितने हैं, शीर्ष हैं हमारे A एंड A डैश।
ए के निर्देशांक है a,0 और इसके हैं -a,0। कितने हैं? -a,0। ठीक है। और शीर्ष हो गए ये। उसके बाद में जो दीर्घ अक्ष का जो समीकरण होता है वो कितना होता है? दीर्घ अक्ष का समीकरण, दीर्घ अक्ष का समीकरण हमें पता है कितना होता है? x² + a² + b² बराबर 1। ये कंडीशन लागू होती है, a² होता है b। ठीक है, ये किसका समीकरण होता है? दीर्घ अक्ष का समीकरण होता है। किसका समीकरण होता है? दीर्घ अक्ष का समीकरण होता है, जहाँ पर a क्या होती है? a अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है। मैंने पहले ही बताया है a क्या चीज़ है? अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई है। 2a मिला के क्या है? दीर्घ अक्ष की लंबाई है। तो लिखेंगे स्मॉल a बराबर अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई, और स्मॉल b कितनी क्या है यहाँ पर? अर्ध लघु अक्ष की लंबाई। क्या है? अर्ध लघु अक्ष की लंबाई। ये बात हुई दीर्घवृत्त के बारे में। ठीक है, कि अर्ध दीर्घ अक्ष क्या होती है, लघु अक्ष क्या होती है। एक्स एक्सिस को बोलते हैं मेजर एक्सिस, हिंदी में बोलते हैं दीर्घ अक्ष। वाई अक्ष को बोलते हैं माइनर एक्सिस और हिंदी में बोलते हैं लघु अक्ष। दो फोकियाँ होती हैं, फोकी मतलब इसकी नाभि, क्या बोला जाता है इसको? नाभि। क्या बोलते हैं? नाभि। नाभि S1, नाभि S2, जिसके निर्देशांक AE,0 और इसके -AE,0। ठीक है, और शीर्ष हमेशा दीर्घ अक्ष पर स्थित होता है। दीर्घ अक्ष पर a और a' यहाँ पर क्या है? शीर्ष है। और अर्ध लघु अक्ष की लंबाई कितनी होती है? स्मॉल b। अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी होगी? टोटल 2a है, तो अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी होगी? आधी a हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हुई दीर्घ अक्ष के बारे में। अब हम देखेंगे कि जो केपलर वैज्ञानिक था, उस केपलर ने ग्रह और सूर्य के बीच में 3 नियम दिए। वो 3 नियम क्या हैं, उन 3 नियमों को जानेंगे। ठीक है, तो इसको अगर नोट करना चाहो तो कर लेना। अब बात करते हैं ग्रह की गति के 3 नियम। देखो, केपलर ने ग्रहों की गति के निम्न 3 नियमों केपलर के अनुसार ग्रहों की गति केपलर के अनुसार ग्रहों की गति निम्न 3 नियमों के अनुसार होती है। केपलर ने क्या किया? ग्रह और सूर्य ऑब्जर्वेशन करके कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। वो 3 नियम क्या है उनको देखते हैं। नियम नंबर फर्स्ट आ जाता है एग्जाम में कि केपलर की गति के 3 नियम लिखो। नियम नंबर फर्स्ट, प्रत्येक ग्रहों की कक्षाएं समझेंगे, पहले लिख लेते हैं। प्रत्येक ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्त के रूप की होती हैं। प्रत्येक ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्त के रूप की होती है तथा जिसकी एक नाभि पर सूर्य स्थित होता है। नियम नंबर फर्स्ट है, ये समझते हैं क्या कह रहा है। ये नियम नंबर फर्स्ट केपलर की गति का नियम।
कह रहा है कि प्रत्येक ग्रहों की जो कक्षाएं होती हैं, प्रत्येक ग्रहों की जो कक्षाएं होती है, कक्षाएं का मतलब जो सूर्य होता है उसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, कक्षा बोल रहा है ये। प्रत्येक ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्त के रूप की होती है, यानी कि जो सूर्य होता है उसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, जो रास्ता होता है ये वाला रास्ता चक्कर लगाने का, उस रास्ता, वो रास्ता किस रूप का होता है, दीर्घवृत्त के रूप का होता है। और दीर्घवृत्त किस रूप का होता है, अंडाकार रूप का होता है। किस रूप का होता है, अंडाकार रूप का होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनकी जो कक्षाएं होती है, उनका जो रास्ता होता है चक्कर लगाने का, वो किस रूप का होता है, दीर्घवृत्त के रूप का होता है, यानी कि अंडाकार रूप में होता है। किस रूप में होता है, अंडाकार रूप में होता है, ठीक है। और जिसकी एक नाभि पर सूर्य स्थित होता है, जिसकी कोई भी दो नाभियां होती हैं दीर्घवृत्त की, एक नाभि पर किसको स्थित होगा, सूर्य स्थित होगा। कोई सी भी नाभि पर सूर्य स्थित हो सकता है, ठीक है। ग्रहों की गति का जो केपलर ने नियम नंबर फर्स्ट दिया था, वो नियम नंबर फर्स्ट क्या था कि जो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं उनका जो रास्ता होता है वो किस रूप का होता है, दीर्घवृत्त के रूप का होता है। और दीर्घवृत्त किस रूप का होता है, अंडाकार रूप का होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का जो रास्ता होता है, कक्षाएं होती हैं, कक्षाएं का मतलब रास्ता, वो किस रूप का होता है, अंडाकार रूप में होता है। किस रूप का होता है, अंडाकार रूप में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट नियम आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रह की केपलर ने ग्रहों की गति के नियम नंबर फर्स्ट दिया था, उसका कहने का क्या मतलब है, ठीक है। इसको याद रखना है। अब देखते हैं नियम नंबर सेकंड। अगर इसमें डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो आप। ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा वाई डैश, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, ये हो जाएगा ओ, इसकी S1 नाभि पर, और ये X2 नाभि, इस पे सूर्य स्थित कर देते हैं, सूर्य, ठीक है। और यहाँ पर ये बहुत सारे क्या कर रहे हैं, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ये इसका डायग्राम हो जाएगा। अब देखते हैं नियम नंबर सेकंड। नियम नंबर सेकंड, नियम नंबर सेकंड। नियम नंबर सेकंड ये कह रहा है कि सूर्य से ग्रह तक, सूर्य से ग्रह तक पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में इसको समझेंगे। सूर्य से ग्रह तक, सूर्य से ग्रह तक खींची गई ध्रुवांतर रेखाओं की गति खींची गई ध्रुवांतर रेखाओं की गति से कक्षा समतल में, से कक्षा समतल में से कक्षा समतल में रचित क्षेत्रफल समान समय में समान होता है। समान समय में समान होता है। अब देखते हैं इसका कहने का क्या मतलब है। ये लिखा हमने नियम नंबर सेकंड। नियम नंबर फर्स्ट को समझा, नियम नंबर फर्स्ट क्या कह रहा था, उसके बाद में आए नियम नंबर सेकंड में। ये कह रहा है कि सूर्य से ग्रह तक, सूर्य से ग्रह तक खींची गई ध्रुवांतर रेखाओं की गति से, ध्रुवांतर रेखाओं की गति से कक्षा समतल में रचित क्षेत्रफल, कक्षा समतल में रचित क्षेत्रफल समान समय में समान होता है। कक्षा समतल में रचित क्षेत्रफल समान समय में समान होता है। ये कह रहा है केपलर का नियम नंबर सेकंड। इसका कहने का मतलब ये है कि ये कोई क्या है, दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त है। यहाँ पर क्या होगा, सूर्य स्थित है, मैंने मान लिया यहाँ पर सूर्य स्थित है, तो सूर्य स्थित है तो सूर्य और ये इसके चारों ओर क्या चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो ये मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई भी के ग्रह है, कोई भी यहाँ पर ग्रह है, वो यहाँ पर सूर्य। अगर मैं ग्रह से सूर्य तक एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करूँ, रेडियस वेक्टर ड्रॉ करूँ,
तो ये रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर दिया सूर्य और ग्रह के बीच में। अब ये ग्रह वाला ग्रह चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पर ही थोड़ी रहेगा, टी समय पश्चात ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैंने सूर्य और ग्रह के बीच में एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर दिया, सूर्य और ग्रहों के बीच में रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब ये वाला पॉइंट जो ग्रह था, अब ये टी समय पश्चात, अगले टी समय पश्चात कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। फिर मैंने सूर्य से एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर दिया, उसी प्रकार चलती रहेगी, ये यहाँ पर आ जाएगा टी समय पश्चात, फिर एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर दिया। जो भी क्षेत्र आ रहा है ये वाला, टाइम तो सेम ले रहा है, टाइम सेम है टी, यहाँ पर भी टी समय पश्चात यहाँ पे आया, टी समय पश्चात यहाँ पे आ गया, लेकिन जो टाइम तो सेम लग रहा है, लेकिन जो ये क्षेत्र बन रहा है, ये वाला क्षेत्र बन रहा है, ये वाला अलग अलग क्षेत्र, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इनका जो अगर एरिया निकालूं तो ये भी कैसे आने चाहिए, समान आने चाहिए। कैसे आने चाहिए, समान आने चाहिए। इसका कहने का क्या मतलब है, देखना दोबारा कि ये तो ये कोई भी दीर्घवृत्त है, ठीक है, जो ये कक्ष, ये सूर्य है, इसके चारों ओर कैसा लगा रहे हैं, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य मैंने मान लिया और ये कोई ग्रह, इसके बीच में एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करा। अब ये वाला ग्रह एक जगह स्थिर थोड़ी रहेगा, चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा, तो टी समय पश्चात ये वाला ग्रह यहाँ पर आ गया। फिर रेडियस वेक्टर ड्रॉ करा मैंने सूर्य से, फिर आ गया यहाँ पर। तो इस प्रकार टाइम तो सेम ले रहा है, ये वाला यहाँ पर था, टी समय पर यहाँ गया, ये वाला यहाँ पर था, तो टी समय पश्चात यहाँ पर आ गया। जो ये क्षेत्र बन रहा है, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो ये एरिया इसका जो भी नेक्स्ट बनेगा सबका कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए, सबका समान आना चाहिए। इसका कहने का मतलब यही है कि सूर्य से लेके ग्रह तक खींची गई ध्रुवांतर रेखाओं की गति से कक्षा समतल में जो रचित जो क्षेत्रफल होता है, ये जो क्षेत्रफल होता है, अगर समान टी समय है तो यहाँ भी टी है, समान समय में कितना आना चाहिए, समान आना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि जो सूर्य से ग्रह तक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करा है और ग्रह अगले टी समय पश्चात आया है, फिर एक क्षेत्र बना है, फिर इसी प्रकार अगला क्षेत्र बनेगा। सभी क्षेत्रों का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं, सभी एरियाओं का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। ये कहता है केपलर के ग्रहों की गति का सेकंड नियम। ठीक है, फर्स्ट नियम देखा, सेकंड नियम का मीनिंग समझा। अब देखेंगे नियम नंबर थर्ड। इसमें कोई डायग्राम नहीं है। नियम नंबर थर्ड, देखो सभी ग्रहों के, पहले लिख लेते हैं इसे, सभी ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग, सभी ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के दीर्घ अर्ध दीर्घाक्षों के घन के समानुपाती होता है। घन के समानुपाती होता है। देखना नियम नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि सभी ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग। अभी परिक्रमण काल नया शब्द आ रहा है। परिक्रमण काल क्या होता है, जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसे चारों ओर चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं पीरियोडिक टाइम। क्या कहते हैं, पीरियोडिक टाइम, यानी परिक्रमण काल। क्या कहते हैं उसे, परिक्रमण काल कहते हैं। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो टाइम लेता है उसे कहते हैं पीरियोडिक टाइम, यानी परिक्रमण काल। ये कह रहा है नियम नंबर थर्ड, सभी ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग। अब परिक्रमण काल मान लेंगे टाइम कितना है कि इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में टी टाइम लगा, कैपिटल टी, तो उसका वर्ग मैं लिख दिया, उसका वर्ग टी स्क्वायर। उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घाक्षों के घन के समानुपाती होता है। तो मैंने बोला था कि दीर्घवृत्त में अर्ध दीर्घाक्ष की लंबाई कितनी होती है, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए के घन के समानुपाती होता है। यानी कि ये टी स्क्वायर किसके समानुपाती होगा, ए क्यू के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा, ए क्यू के समानुपाती होगा। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो लिख देते हैं
टी स्क्वायर बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन म्यू ए की पावर 3। परिक्रमण काल निकालना चाह रहे हैं, परिक्रमण काल का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, क्या होता है तो टी स्क्वायर, इसने बोल रहा है कि परिक्रमण काल का वर्ग ए क्यू के कैसा है समानुपाती है, तो मैंने समानुपाती का चिन्ह हटा के एक कांस्टेंट लगा दिया 4a स्क्वायर अपॉन म्यू ए क्यू, ये अपनी तरफ से लगाया है कांस्टेंट। तो अगर मैं टी का मान निकालना चाहूँ तो कितना आएगा 4 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू और इधर आएगा ए की पावर 3/2 क्योंकि स्क्वायर इधर गया, तो ये क्या आया परिक्रमण काल आया। कितना आया परिक्रमण काल। ठीक है, तो केपलर ने 3 नियम दिए थे, तीनों नियम क्या कहते हैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। नियम नंबर फर्स्ट कहता है कि कोई भी ग्रह होता है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो एक दीर्घवृत्त के रूप में लगाता है, जो उसका चक्कर लगाने का जो रास्ता होता है वो कैसा होता है दीर्घवृत्त के रूप का होता है। और दीर्घवृत्त खुद किसके रूप में होता है, दीर्घवृत्त खुद किसके रूप में होता है अंडाकार रूप में होता है। किसके रूप में होता है अंडाकार रूप में होता है। तो ये कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाता है उसका जो रास्ता होता है वो एक अंडाकार रूप का होता है। ठीक है, जिसकी एक नाभि पर कैसा होता है सूर्य स्थित होता है। दीर्घवृत्त में कितनी नाभियाँ होती हैं 2 नाभियाँ होती हैं S1 और S2, कोई सी एक नाभि पर क्या मान लेते हैं सूर्य मान लेंगे। नियम नंबर फर्स्ट आया समझ में। नियम नंबर सेकंड क्या कहता है कि सूर्य से ग्रह तक खींची गई ध्रुवांतर रेखाओं की गति से कक्षा समतल में रचित क्षेत्रफल समान समय में क्या होता है समान होता है। कि भाई कोई भी क्या है, कोई भी सूर्य और इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाने का रास्ता है, चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी ग्रह होगा, अगर मैं इस सूर्य से उस ग्रह तक एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करूं तो अगले टी समय पश्चात मान लीजिए कि ये ग्रह यहाँ पर आ गया, तो फिर मैंने एक और ड्रॉ कर दिया, अगले पे यहाँ पे आ गया, टाइम सेम लग रहा है, टाइम सेम है, तो ये जो एरिया बनेगा अगर मैं इन एरियाओं का क्या निकालूँ क्षेत्रफल निकालूँ तो सबका कैसा आना चाहिए समान आना चाहिए। ये कहता है नियम नंबर सेकंड। नियम नंबर थर्ड ये कहता है कि सभी ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग। परिक्रमण काल का क्या मीनिंग बताया, जब सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाने में जो टाइम लेते हैं उसको क्या कहते हैं पीरियोडिक टाइम कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। उसका वर्ग मैंने मान लिया परिक्रमण काल कितना है कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घाक्षों के घन के समानुपाती होता है। मैंने बोला था कि दीर्घवृत्त में अर्ध दीर्घाक्ष की लंबाई कितनी होती है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए के घन के समानुपाती होता है, तो ए क्यू के कैसे हो जाएगा ये समानुपाती हो जाएगा। यहाँ से परिक्रमण काल निकालेंगे हम तो समानुपाती के चिन्ह को हटा देते हैं, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा दिया मैंने 4 पाई स्क्वायर अपॉन म्यू। अब यहाँ से मेरे को टी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए टी का मान चाहिए। टी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो टी बराबर आ जाएगा, टी बराबर आएगा कितना 2 म्यू अपॉन अंडर रूट म्यू ए की पावर 3/2। कितना आएगा ए की पावर 3/2। ये हुआ केपलर की ग्रहों की गति के नियम। अब कल से एग्जाम्पल्स करेंगे, इसके 8-10 एग्जाम्पल्स करेंगे और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।